प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा था और 2 टुकड़ों में उसे तोड़ के हमने एक एक पीस करके उसे कंज्यूम किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से सच कहूं तो हमारी दोस्ती हो चुकी और अब हमें अच्छे से पता चल गया कि वो जो हमारा दोस्त है ना उसका नेचर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स कितने हैं। जब हमने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिए ना, अब ये बात जरूर सूट होती है कि उसे नेचर देख ले, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 2 टुकड़ों में आंसर को तोड़ा गया। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके पहले लेक्चर में थे, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके बाद वाले लेक्चर में, और आज जाके एक्चुअली में जो आपके नोट्स का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज जाके मैं वो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए फोकस कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हाइल अचीविंग अ गोल एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई उसूल हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर उसूल है कि हमें डेली स्टडी करनी, हमारे अंदर उसूल है, हमारा टाइम टेबल फिक्स है, तो टाइम टेबल फिक्स की वजह से, डेली हैबिट्स की वजह से, वो डेली सही स्टेप्स की वजह से हम अपने गोल की तरफ, अपने परसेंटेज की तरफ, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तरफ एक एक कदम आगे जा रहे हैं। वो गोल, वो डेली स्टेप्स, वो हमारी हैबिट्स, वो हैबिट्स और कुछ भी नहीं, उन हैबिट्स को हमने उसूल बना दिए और उन उसूलों को कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यस, देखिए मैं रीड कर रहा हूं आगे। हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। Different systems of a techniques are accepted universally. They are called as a principles. जैसे तो उसे डिफाइन किया गया है, प्रिंसिपल्स इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ। फंडामेंटल ट्रुथ क्या है पता है क्या? दुनिया मानती है, दुनिया इस बात को बेटा मानती है कि अगर पैसे नहीं दिए जाए ना तो काम नहीं होगा। फंडामेंटल ट्रुथ, चाहे वो भले स्कूल हो, चाहे भले वो कॉलेज हो, चाहे भले वो क्लासेस हो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर आपका काम भी नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ, उसे दुनिया मानती है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। इट इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और पोजीशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन, बेस बनाया गया वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, और सिस्टम ऑफ बिलीफ, विश्वास है उनपे, बिहेवियर फॉर अ चेंज ऑफ अ रीजनिंग, एम्प्लॉइज का बिहेवियर समझने के लिए, उनसे काम अच्छे से कराने के लिए कुछ उसूल बनाना जरूरी है, और सारे उसूलों को दुनिया जिन्हें मानती है, सारे फंडामेंटल ट्रुथ को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं इनका नेचर। इनका नेचर थोड़ा जान लें। हमने दोस्ती कर ली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कंज्यूम कर लिए बाकायदे। अब देखें कि उनका नेचर कैसे। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और रीड करना चाहूंगा। सेकंड पैराग्राफ, मैं सेकंड पैराग्राफ कहूं तो आप सेकंड पैराग्राफ पे देखिए कहां से मैं बताऊं, स्टार्ट करूं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस, बनाया हुआ रास्ता, गाइडलाइंस आने क्या, बनाया हुआ रास्ता, वो बताई गई स्टेप्स बताई गई हैं। हेनरी फियोल ने पूरी दुनिया को रास्ता बना के दिया है और मैनेजर्स को उसके बनाए हुए रास्ते पे, उसके बनाए हुए पाथ पे बस कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉक करना है, बस उसे कहते हैं गाइडलाइंस। फॉलोड बाय द मैनेजर्स इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल ट्रुथ। आप भी सच मानते हो, मैं भी सच मानता हूं, आपका सच और मेरा सच अगर मैं बात करूं तो वो सच पूरी दुनिया के लिए, उसे कहते हैं फंडामेंटल ट्रुथ। डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा डेफिनेशन हमने रीड कर लिया ब्लैक बोर्ड से। एक और डेफिनेशन मेंशन किया गया, द टर्म प्रिंसिपल अ बेसिक जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इट मींस फॉर ऑल। जो चीज जनरल है यानी वो चीज सबके लिए है। इट्स अ जनरलाइजेशन दैट इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू। सच माना गया उन बातों को, हम उन बातों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ बेस फॉर रीजनिंग, किसी रीजन की वजह से, और अ कंडक्ट यानी कोई पर्पस की वजह से, कोई गोल की वजह से, कोई एग्जामिनेशन की वजह से आप वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करोगे। फर्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 वेरी फर्स्ट पॉइंट, बेसिक गाइडलाइन। बेसिक गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं ना बेटा तो बेसिक गाइडलाइन मींस वो टॉर्च। याद करो वो टॉर्च के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर वो टॉर्च नहीं दिखती तो उस स्ट्रीट पे चलने वाले आदमी को रास्ता बरोबर नहीं दिखता। यानी अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस नहीं बनाई जाती
ऑर्डर नहीं डिसाइड किया जाता, रेन्यूमरेशन नहीं दी जाती, काम को तोड़ा नहीं जाता, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया जाता, तो आप सोचो कि कंपनी कैसे चलाई जाती। अगर ये सारी बातें ही नहीं होती तो कंपनी कैसे चलाएंगे। यानी ये बातों के लिए, ये कंपनी चलाने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा गाइडलाइंस बताई जाती हैं। बेसिक गाइडलाइंस, इट प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स फॉर मैनेजिंग द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स यानी वो लोग जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट्स। आप सुपरवाइजर हो और आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उन्हें आप कहोगे सबऑर्डिनेट्स। इफेक्टिवली दे शुड नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कहां पे भी कोई रूल अप्लाई नहीं करना है, उन रूलों को समझना है, उनका बेस समझना है फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज फॉर ऑल, चाहे भले वो सैमसंग कंपनी हो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, चाहे भले वो एप्पल कंपनी हो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, चाहे भले वो एमआई कंपनी हो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे। अच्छा, चाहे भले वो क्लासेस हो वहां पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल्स हो वहां पे भी, कॉलेजेस है वहां पे भी। अच्छा बेटा, यहां तक के जो लोग पैसे नहीं कमाते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उन मंदिरों में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया जाता है। लोगों को अलग अलग काम बांट के दिया जाता है, कुछ लोग कैशर होते हैं, कुछ लोग प्रसाद बांटते, यानी मंदिरों में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, पूरी अर्थ पे वो एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ। Principles of management are universally applicable. They can be applied to any organization in a part of a world at any time. किसी टाइम में भी, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से हम वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंज ला सकते हैं। Whatever applied, the same principle brings about the similar results. आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफी सही होगा, एप्लीकेशन सही होगा तो रिजल्ट भी काफी अच्छी आएगी। आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो फिर आपकी रिजल्ट्स भी उतनी अच्छी नहीं आएंगी। थर्ड की अगर मैं बात करूं, बेस्ट, थर्ड बात करूं ना बेटा, थर्ड पॉइंट तो मेरी बेस्ट है। सच बताऊं, देखो एग्जांपल बताऊं, आउट ऑफ दी 14 प्रिंसिपल्स हमने किए थे, 14 प्रिंसिपल्स में से अगर मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल हटा दूं, साइड कर दूं उसे, मैं रेन्यूमरेशन प्रिंसिपल साइड कर दूं और अपने एम्प्लॉइज के ऊपर सारे वो प्रिंसिपल्स लागू करना चाहूं तो मुझे सच बताओ काम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डिवीजन ऑफ वर्क किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट किया हुआ है, इनिशिएटिव किया हुआ है, पर इतनी मेहनत के बाद, उन बेचारों के खून पसीनों के बाद आप उन्हें पैसे नहीं दोगे तो फैक्ट बताऊं, वो सारी की सारी जो ढांचा आपने बनाया वो ढांचा टूट जाएगा। यानी ईच एंड एवरी प्रिंसिपल इज ट्रीटेड एज इक्वली इंपॉर्टेंस। जितना खाने में नमक इंपॉर्टेंट होता है उतना ही खाने में मिर्च इंपॉर्टेंट होती है। यहां तक कि तो हमें तो पता भी नहीं कि टेस्ट कैसे होती है, हमने खाना बनाया भी नहीं, पर तभी भी हमें फील होता है कि भाई नमक कम है, तभी भी फील होता है कि मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा है, ये मिर्ची कम है। तो उसी तरह से डिवीजन ऑफ वर्क भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली talented, are equally important. Management principles are equally important. No single principle is more important or less important. न कुछ ज्यादा न कुछ कम. The remaining principle, if any single principle is not practiced or followed by the manager, it affects the working of an organization. Fourth one की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो वर्कर्स, वो हमारे एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी जिंदगी दी हमें, मैंने एग्जांपल में कहा था कि वो वर्कर्स का, वो एम्प्लॉइज का जो टाइम है ना, मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock है। यानी वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉइज 12 घंटे यानी 24 आवर्स में से 50% टाइम हमें दे रहे हैं। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स उनके लिए खास करके बनाए गए और इंसानों के बगैर तो काम भी नहीं होगा। क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स। आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपकी मेहनत को सही वे से लागू करने के लिए वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, खास करके ह्यूमन एफर्ट्स। भले वो ह्यूमन लेवल्स में हो, लोअर एम्प्लॉय, भले वो वुमेन्स मिडिल लेवल में हो, भले वो वुमेन्स टॉप लेवल में हो, पर मेहनत तो सबकी काउंट होगी, एप्लीकेबल सबके ऊपर होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टेड, organized as a human efforts. They aim at improving these efforts,
that organizational objective can be achieved more efficiently, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हो और कम से कम इनपुट हो, इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा, यानी आप काम इफेक्टिवली कर रहे हो और आप काम एफिशिएंटली कर रहे हो। एफिशिएंटली, अ वर्क विदाउट मिस्टेक्स कॉल्ड एज एफिशिएंटली। नेक्स्ट मैं फिफ्थ पॉइंट क्या देखो, फिफ्थ पॉइंट न्यूटन्स लॉ। फैक्ट बताओ, फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको सामने दिखेगा कि सर ये तबीयत तो ठीक है ना आपकी, आप कॉमर्स में पढ़ाते पढ़ाते अचानक से साइंस में कैसे आ गए? क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ। नहीं बेटा, हमें ना न्यूटन सिखा के गया था ईच एंड एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। दरवाजा जोर से खोलो तो धर करके लगेगा भी जोर से, दरवाजा धीरे खोलो तो धर करके धीरे 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 करके बंद होगा। यानी आपने सैलरी बहुत कम दी, आपने वेजेस बहुत कम की, तो आपके गोल को अचीव करने में एम्प्लॉइज सालों लगा देंगे, क्योंकि आपने उनके साथ वही बिहेव किया। आपकी सैलरी काफी अच्छी है, आपके वेजेस डेली बेसिस पे काफी अच्छे हैं, तो फैक्ट बताऊं, काम को छोड़ के, टाइम को छोड़ के आपके एम्प्लॉइज, आपके स्टाफ आपके पीछे ब्लाइंड हो जाएंगे, क्योंकि आपने सैलरी का और उनके काम का रिलेशन जाना है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज वो दरवाजा जोर से खोलो, इफेक्ट जोर से बंद होगा। सैलरी बहुत अच्छी दो तो काम बहुत अच्छा होगा, सैलरी कम कर दो बिल्कुल तो काम ना के बराबर होगा। उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे मैंने वो न्यूटन्स लॉ कहा था, एप्लीकेबल ऑफ सच प्रिंसिपल इन ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेट इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। उन पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। कॉज एंड इफेक्ट का जो बात है ना, वो इंसान के साइकोलॉजिकल बिहेवियर में बैठ जाता है। पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, इंसेंटिव हेल्प द इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स। उनकी मेहनत का कदर है तो वो मेहनत और भी करेंगे, उनकी मेहनत का कदर ही नहीं है तो वो मेहनत करना ही छोड़ देंगे। कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नहीं मैं सिक्स्थ नंबर के एक सेकंड के लिए मेरे मन में फिर वो बात आ रही कि मैं सिक्स्थ नंबर के मैं देखूं कि फर्स्ट पॉइंट क्या थी। बेटा देखो आपके सामने मेंशन होगा, देखो वीडियो को ना आप थोड़ा बैक लेके जाओ। आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी वीडियो कंटिन्यू चलती जाएगी, आप उसे पहले पॉज करो समझने के लिए, या आप उसे थोड़ा सा बैक लेके जाओ। फर्स्ट पॉइंट क्या थी बताओ, बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस यानी आप लिख दो, अगर आप रिटर्न कर रहे हो ना तो फैक्ट बताओ, एक एक एग्जाम्पल आप रिटर्न में पीडीएफ फाइल में से देख के एक एक एग्जाम्पल आप पॉइंट के सामने लिख दो। आपकी पढ़ाई ऐसे लगेगा कि वाकई में भी हम ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं पर ऑनलाइन का हमें फील ही नहीं आ रहा है, हम अलग रूम में बैठे पर हम क्लासेस पे ही हैं। फर्स्ट बेसिक गाइडलाइन यानी वो टॉर्च देना, उसे कहते हैं बेसिक गाइडलाइन। सेकंड, भली स्कूल हो, भली कॉलेजेस हो, भली क्लासेस हो, भली हॉस्पिटल हो, भली ट्रस्ट हो, भली ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ, हर जगह पे एप्लीकेबल है। थर्ड वन की मैं बात करूं तो इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, सैलरी निकालो, बस गया, एम्प्लॉय भाग जाएगा, एम्प्लॉय बाकायदे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा, बाकी 13 के 13 प्रिंसिपल्स रह जाएंगे एक रेन्यूमरेशन की वजह से। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एफर्ट्स, मेहनत तो इंसान कर रहे हैं ना, मेहनत तो आपके एम्प्लॉइज कर रहे हैं, मेहनत तो आपके मैनेजर्स कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत की वो एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन की अगर मैं बात करूं तो वो फिफ्थ वन यानी कि दरवाजा जोर से खोलो तो बंद भी एकदम स्पीड में होगा। अच्छा, अगर मैं सैलरी ओके दूंगा, माइजरनेस करके दूंगा, तो काम भी हमारा ओके होगा, माइजरनेस से होगा। सैलरी फुल होगी, सही स्टार्टिंग टाइम पे होगी, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में होगी, तो फिर आपका काम भी काफी अच्छा होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट, अब सिक्स्थ पॉइंट को ऐड कर सकती है बेटा। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें ना तो जिस तरह से वो इलास्टिक यानी कि वो रबर, जिस तरह से वो रबर इलास्टिक कम ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी, जिस तरह से वो रबर खींचो तो और स्ट्रेच होगा, और रबर को छोड़ दो तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मैं रबर को खींचूं वो और स्ट्रेच होगा, वो छोड़ दूं वो उतनी शेप में आ जाएगा, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इजीली अप्स एंड डाउन्स सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सिचुएशन के हिसाब से आप हाई सैलरी में से
सैलरी कम कर सकते हो, जॉब से नहीं निकालो, भले सैलरी कम कर दो, लॉकडाउन चल रहा है, एज पर द सिचुएशन के हिसाब से आप डिपार्टमेंटल को कम कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो, दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप अपने सारे प्रिंसिपल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के हिसाब से इजीली चेंज कर सकते हो, दैट्स एज अ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मींस दे कैन बी चेंज्ड, कुछ चेंज कर सकते हैं कम ज्यादा, और मॉडिफाइड, कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, पर किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लॉकडाउन के हिसाब से सैलरी 50% है, ये भी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। लॉकडाउन के बाद फिर सैलरी बढ़ जाएगी, ये भी फिर फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, मैनेजर्स कैन बी बेंड दीज प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। The situation in the business organization keeps the changing continuously, 365 days situation एक जैसी नहीं होती, थोड़ी वो चेंज होती जाती है। 7th point, coming next, 7th point, management of principles are relative in nature। relative in nature की बात करूं ना तो देखो, टाइम की बात होती है, टाइम की वो बात होती है कि टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। हमारा बिजनेस एकदम पीक पे, यानी कि दिवाली के टाइम पे चॉकलेट्स बहुत बिक रहे हैं, वर्कर्स ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड यानी ओवर टाइम करेंगे, तो सैलरीज भी, वर्कर्स को वेजेस भी, स्टाफ को सैलरीज भी ओवर टाइम के हिसाब से दी जाएगी। दिवाली चली गई, सिचुएशन चेंज हो गई, न्यू ईयर आ गया, और न्यू ईयर में फिर प्रोडक्शन जितनी हो रही है तो फिर सैलरी भी उतनी होगी, और वर्कर्स का जो टाइम है वेजेस भी उतनी होगी। उससे कहते हैं रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर यानी सिचुएशन के बेस के हिसाब से, दिवाली आई है तो थोड़ा काम भी ज्यादा, तो थोड़ी सैलरी भी ज्यादा। दिवाली चली गई, अच्छा बेटा दिवाली के बाद फिर न्यू ईयर आया तो फिर थोड़ा काम ज्यादा, फिर थोड़ी सैलरी ज्यादा, फिर रेनी सीजन आ गई है, रिसेशन का टाइम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो फिर रेनी सीजन में सैलरी भी कम, फिर वेजेस भी कम, तो फिर प्रोडक्शन भी कम। दैट्स कॉल्ड एज रिलेटिव इन नेचर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, रिटन प्रैक्टिस करो, लिख सकते हो, चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दिवाली, न्यू ईयर या रेनी सीजन एक्सेट्रा। यस, आगे बढ़ रहा हूं मैं, रीड कर लूं फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सोशल साइंस, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी वो रिजिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती, उन्हें चेंज किया जा सकता। ऑफ प्रिंसिपल साइन, इट मींस दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन डिफरेंट वेज इन अ डिफरेंट सिचुएशन। दे आर टू बी चेंज्ड, उन्हें चेंज करो, उन्हें मॉडिफाइड करो सिचुएशन के हिसाब से, और अपनी जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसे जरूर अचीव करो। यस, सिचुएशन के हिसाब से आप ऑनलाइन देख रहे हो, लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से आप क्लासेस पे आ जाओगे, क्योंकि आपके क्लासेस, आपकी टीचिंग आर रिलेटिव इन नेचर। प्लीज डू स्टडी कंटिन्यूअसली। ऑल द बेस्ट।